बहुत ज्यादा डिटेल में घुस चुके हैं, है ना। यहां तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम आपको डिटेल दी हुई है। अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर साहब 1969 में उन्होंने 5 किंगडम्स दी थी। इन 5 किंगडम का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से। इस चैप्टर में आप प्लांट किंगडम को या किंगडम प्लांटे को डिटेल में पढ़ते हो। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो डेफिनेशन है प्लांट किंगडम की, ये विद टाइम आपकी क्या हुई है, चेंज हुई है ना, हैज चेंज्ड ओवर टाइम। अगर आप देखोगे तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे थे, इट इज नॉट एल्गी एनीमोर, क्योंकि एल्गी तो प्लांट है आज, है ना। इट इज नॉट एल्गी एनीमोर, यानी ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको उठा करके अब दूसरी किंगडम में फेंक दिया गया है, किंगडम मोनेरा में। तो अब हम प्लांट में सिर्फ किन किन चीजों को पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिनको हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतनी सी बात हमको देखनी थी। अब क्लासिफिकेशन जो है एंजियोस्पर्म्स की हमको करनी है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हमको करनी है। तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट सिस्टम, ये आपका कौन सा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया गया, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया गया। जैसे भैया इन प्लांट्स की हैबिट क्या है, क्या ये हर्ब है, श्रब है, ट्री है, कलर क्या है, नंबर क्या है लीव्स का, शेप क्या है लीफ की, जो हमने बनाकर देखा। सिर्फ इन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पर ही फोकस किया गया, है ना। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर आपका फोकस किया जाता था, रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, और आपका एंड्रोशियम कैरेक्टर पर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाता था। ऐसा सिस्टम हमारे लीनियस साहब ने दिया, इसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता था। अब क्योंकि यहां पर इक्वल आपने वेटेज दे दी है आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को प्लस आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, यानी एंड्रोशियम कैरेक्टर्स को, जिसे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी कहा जा सकता है, तो ये आपका एक्सेप्टेबल सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं, वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी प्लांट के, ये तो इजीली अफेक्ट हो सकते हैं बाय एनवायरनमेंट। तो आपके जो ऑर्गेनिजम्स थे सेम स्पीसीज के, इनफैक्ट अगर वो भी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्हें अलग अलग स्पीसीज माना जाएगा। भाई समझ लो एक पीपल का पेड़ है और वो रेगिस्तान में प्रेजेंट है ना, या कोई भी समझ लो एक नीम का पेड़ है और वो रेगिस्तान में प्रेजेंट है, और एक नीम का पेड़ अच्छी खासी जगह प्रेजेंट है जहां पर खूब बारिश आई हुई है। तो दोनों की पत्तियों में आपको अलग जो है तरीके की बनावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक की पत्तियां खिली खिली रहेंगी, दूसरे की पानी बचाने के लिए सिकुड़ जाएंगी। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बोलोगे कि इनकी पत्तियों की शेप देख के ही पता लग रहा है अलग है, तो ये अलग अलग प्लांट है, बट दैट इज नॉट ट्रू। इसीलिए आपको ऐसे सिस्टम की आवश्यकता पड़ने लगी, महसूस होने लगी, जहां पर आपको थोड़े और कैरेक्टर्स देखने को मिले, क्योंकि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से अब काम नहीं चलेगा। सिर्फ देखकर आप नहीं बता सकते कि इन दो ऑर्गेनिजम्स को हमें साथ रखना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए। मल्टीपल कैरेक्टर्स आपको अपनाने होंगे, एंड दैट्स व्हाई आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये आया, जो कि नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था। नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। नेचुरल एफिनिटीज मतलब आप किसी से कितना सिमिलर है, उसे एफिनिटी कहा जाता है, कि आप किससे कितनी एफिनिटी दिखाते हैं। आपकी जो एफिनिटी है आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ सबसे ज्यादा है, तभी आप उसके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं, तभी आप उसके साथ एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो नेचुरल एफिनिटी मतलब नेचर ने हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स डाले हैं। मेरे अंदर प्रोटीन्स कौन से बनेंगे, मेरे अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, है ना, मेरे अंदर कितनी हड्डियां होंगी, किस तरीके से अरेंज होंगी, कितनी मसल्स होंगी, किस तरीके से अरेंज होंगी, ऑर्गन्स कितने होंगे, कहां कहां प्रेजेंट होंगे, सब कुछ एकदम सेट है। तो एक प्लांट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसके बाहर के, उसके अंदर के, वो दूसरे प्लांट के सारे कैरेक्टर्स से, उसके बाहर के कैरेक्टर से, उसके अंदर के कैरेक्टर से कितने सिमिलर हैं, कितनी एफिनिटी दिखाते हैं, दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, मतलब एक प्लांट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो अंदर के हों। यानी मॉर्फोलॉजी की तो आप बात करोगे ही, बाहर के कैरेक्टर्स की तो बात करोगे ही आप, है ना। इसके साथ साथ अंदर के स्ट्रक्चर की भी आप बात करोगे कि एक प्लांट के अंदर सेल कैसे है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, यानी सेल किस तरीके से प्रेजेंट है, उसके अंदर
आपका और आप झांकने की कोशिश करोगे, है ना, और पता लगाने की कोशिश करोगे इसकी डेवलपमेंटल पाथवे कैसी है, ये प्लांट किस तरीके से डेवलप करता है, कैसे ये ग्रो करता है। आप पता लगाने की कोशिश करोगे इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं एक प्लांट के अंदर, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री को आप समझने की कोशिश करोगे। तो एम्ब्रियोलॉजी भी देखोगे आप, फाइटोकेमिस्ट्री भी देखोगे, एनाटॉमी भी देखोगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी साइटोलॉजी भी देखोगे, सब कुछ देखोगे आप नेचुरल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप एक्सटर्नल फीचर तो देखोगे ही, लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, आप इंटरनल फीचर्स को भी यहां पर देखना स्टार्ट करोगे। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर कि आपका सेल जो है कैसा दिखाई दे रहा है, सेल्यूलर लेवल पे घुस जाओगे। एनाटॉमी, अंदर से एक प्लांट कैसा दिखता है, ये जो सेल्स हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एक पर्टिकुलर प्लांट कैसे डेवलप करता है। फाइटोकेमिस्ट्री, एक प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, सारी चीजें आप देखोगे। ये सिस्टम बेंथम एंड हुकर द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कई बार फॉसिल एविडेंस नहीं होते तो आपको अलग अलग जो रिकॉर्डेड डेटा है उस हिसाब से चीजों को कंपेयर करना होता है। जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो और उसमें बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो, है ना, नंबर और कोड दे दिए जाते हैं हर कैरेक्टर को, तो हर कैरेक्टर को यहां पर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसीलिए ये सिस्टम जो है आपका करेक्ट है, लेकिन काफी बार थोड़ा मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करता है। साइटोटैक्सोनॉमी मैंने आपको बता दिया था भाई, क्रोमोसोम का नंबर क्या है एक प्लांट के अंदर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और बिहेवियर कैसा है, इस बेसिस पे आपका साइटोटैक्सोनॉमी डील करती है। और कीमोटैक्सोनॉमी मतलब आपका एक प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैसे हैं, यानी एक प्लांट में प्रोटीन कैसे बन रहे हैं, उसका लिपिड कैसा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कैसा बन रहा है, कितना बन रहा है, फूड कैसे स्टोर हो रहा है, कोई स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है नहीं, यह है कीमोटैक्सोनॉमी, नाम से ही आपका पता लग रहा है। तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं और फिर टिम का सारा डेटा, है ना। फाइलोजेनेटिक जो है सिस्टम, ये एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा क्या है, एक्सेप्टेड सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा, ऑर्गेनिजम्स जो सेम कैटेगरी में प्रेजेंट हैं, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा, बिल्कुल आपको ये बात पता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब काफी बार हमें क्या होता है, एनसीईआरटी मैया में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एल्गी। हमने क्या कहा, क्लोरोफिल बियरिंग है ये, बिल्कुल क्लोरोफिल बियरिंग है, क्योंकि ग्रीन है ना ये, तो क्लोरोफिल बियरिंग है, बिल्कुल क्लोरोफिल बियरिंग है, सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। सिंपल है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ प्लांट है, प्लांट में सबसे पहले आप एल्गी को पढ़ रहे हो क्योंकि सिंपलेस्ट है, ये बात भी डन है। थैलॉइड है, यानी इनके में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आपके एब्सेंट है। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रेजेंट, ये भी हमें पता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये खाना खुद का खुद स्वयं बना सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी हमें पता है। लार्जली एक्वेटिक है, यानी ज्यादातर आपके पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे, इसके अलावा गीली जगहों पर भी पाए जाएंगे, चाहे आपके पत्थर हो, चाहे आपकी मिट्टी हो, चाहे गीली आपकी लकड़ी हो, उस पर भी पाए जा सकते हैं। फंगस के साथ एसोसिएशन बनाकर लाइकन तैयार कर सकते हैं, स्लोथ बियर पे भी पाए जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमारे डन हैं, तो अभी तक हमारा कुछ भी छूटा नहीं है। अगर आप देखोगे तो फंगस का जो फॉर्म और साइज है ये बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है ना, यानी बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यूनिसेलुलर आपका क्या था, क्लैमाइडोमोनास था। कॉलोनी कौन बना रहा था, आपका वोल्वॉक्स बना रहा था, इसकी कॉलोनी को हम क्या कह रहे थे, सिनोबियम कह रहे थे। भाई फिलामेंटस फॉर्म क्या थे आपके, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा था, ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी हमने देखी थी। और आपकी मैसिव प्लांट बॉडी भी यहां पर बन सकती है। आपका मेराइन फॉर्म जो था, जो प्रोफ्यूजली ब्रांच था, इसे हम कैल्प कह रहे थे, ये अराउंड 100 मीटर की हाइट भी आपकी कैरी कर सकता है। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी, इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, असेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव जो होगा ये फ्रेगमेंटेशन से होगा, यानी जितने भी फिलामेंटस एल्गी हैं ये कुछ टुकड़ों में टूट सकते हैं और हर फ्रेगमेंट नया थैलस डेवलप कर सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात देखेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। सबसे कॉमन जो है यहां पर ये क्या है, आपका जू स्पोर है, यानी ये आपका क्या है, फ्लैजेलेटेड है, मोटाइल है, इसीलिए इसको जू स्पोर
बोला, ठीक है। ये जर्मिनेट कर सकता है और नया प्लांट या नया एल्गी बना सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट पास पास आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। अब ये गैमीट जो है ये सिमिलर हो सकते हैं साइज में, यानी आइसोगैमेट हो सकते हैं, लेकिन भाई ये फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं। दोनों गैमीट एक जैसे हैं और दोनों में फ्लैजिला है, तो यूलोथ्रिक्स एग्जांपल हो गया। दोनों गैमीट सिमिलर है पर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, तो आपका स्पायरोगायरा एग्जांपल हो गया। दोनों गैमेट आपके डिफरेंट है, यानी एनाइसोगैमस कंडीशन है, तो नया एग्जांपल जो एनसीईआरटी में ऐड किया गया है यूडोरिना एग्जांपल हो गया। और आपका फीमेल गैमेट जो है वो बड़ा और नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट छोटा और मोटाइल है, तो इसे ऊगैमस कंडीशन हम लोगों ने कहा। और आपका ये वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर हो गया। ये भी सारी बातें हमारी डन है, एक भी पॉइंट यहां पर भी नहीं छूटा है। हम एकदम एनसीईआरटी मैया को पूरी रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे एल्गी में, तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखवाई थी, यानी सबसे पहले आपका CO2 यूटिलाइज हो रहा है, यानी CO2 फिक्स हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाफ दुनिया में जितनी भी हो रही है उसका 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? आपका एल्गी करता है। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन भी आपका बनता है फोटोसिंथेसिस से, तो ये अपने आसपास ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है। और भाई जाहिर सी बात है खाना तो बनाएगा ही फोटोसिंथेसिस से, तो ये फूड साइकिल्स को भी चलाता है। इन ऑल एक्वेटिक एनिमल्स को फूड प्रोवाइड ये करता है। और अगर खाने पीने की ही बात हो रही है तो फूड के तौर पे हम लोग काफी सारी मेराइन एल्गी की स्पीसीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। 70 से भी ज्यादा मेराइन एल्गी की स्पीसीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मेन थे आपके LPS यानी कि पोरफायरा, लैमिनेरिया और आपका सारगासम। ये बात भी हो चुकी थी। ये हाइड्रोकोलॉइड्स यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं। पहला वाटर होल्डिंग सब्सटेंस था एल्जिन, जो कि ब्राउन एल्गी से बन रहा था। दूसरा था आपका कैराजिन, जो कि रेड एल्गी से बन रहा था। RRR करके हमने इसे याद किया था। अगार एक कॉम्प्लेक्स था जो कि आपका जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से तैयार हो रहा था। सिंस एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है तो आपका आइसक्रीम जेलीज बनाने में यह इस्तेमाल होता है। क्लोरेला की मैंने आपको बात बताई थी, आपको नोट्स के अंदर सप्लीमेंट करना होगा। क्लोरेला क्या है? ये आपका एक यूनिसेलुलर एल्गी है। जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर था, क्लोरेला भी यूनिसेलुलर एल्गी है। तो आप लिख भी सकते हो पीछे नोट्स में, ये आपका प्रोटीन में रिच होता है, ठीक है। तो स्पेस ट्रेवलर्स यूजुअली आपके फूड मटेरियल को तो पैक करके ले जा नहीं सकते, तो वो छोटी की आप क्लोरेला, इनको वो क्या करते हैं बढ़िया तरीके से वहां पर यूज करते हैं। मोनास के साथ साथ आप क्लोरेला भी यहां पर लोगों ने यूजुअली हैबिटेट को देखने के लिए। हैबिटेट देखो भाई, ग्रीन एल्गी जो है ये आपका फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है, ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाएगा और सॉल्ट वाटर में भी पाया जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फ्रेश वाटर में इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। अब अगर आप देखोगे ब्राउन एल्गी को, तो फ्रेश वाटर में ये रेयरली पाया जा रहा है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में अच्छा खासा पाया जा रहा है। यहां पे रेयर नहीं लिखा है ना। अगर आप यहां पर देखोगे रेड एल्गी में, तो फ्रेश वाटर में आपका कुछ पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर में आपका मीडियम पाए जाएंगे, जबकि आपके सॉल्ट वाटर में मोस्टली पाए जाएंगे। यानी यहां फ्रेश वाटर में ज्यादातर थे, यहां आपके फ्रेश वाटर में कम थे, ब्रैकिश वाटर में ज्यादातर थे, और यहां पर आपका मेराइन वाटर में ज्यादातर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट, तो आप इसको यहां पर भी लिख सकते हो, जिससे आपके नोट्स एक बार में ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। अगर आप लिखना चाहते हो ये कहां कहां पाए जाएंगे, तो आप लिख सकते हो। ये आपको मिलेंगे कहां पे? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड मेराइन वाटर में, एंड मेराइन वाटर में, है ना। अगर आप यहां देखोगे तो आपको फ्रेश वाटर में देखने, व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर रेड एल्गी, तो सेल्यूलोज और पेक्टोज तो है ही, पॉलीसल्फेट एस्टर्स यहां पर मौजूद है। तो अगर आप बात करोगे सेलवॉल की, व्हाट इज द ओवरऑल एनालिसिस, कि आपको सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज तो यहां पर देखने को मिलेगा ही, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन तो आपको ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगी। सेल्यूलोज के साथ एल्जिन, क्योंकि ब्राउन एल्गी ही एल्जिन बनाता है, तो ब्राउन एल्गी में ही इसकी वॉल पाई जाएगी, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सेल्यूलोज और पेक्टिन के साथ साथ पॉलीसल्फेट एस्टर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। PAC आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द बेसिक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वॉल। तो अगर आप टिमटिम पेन से देखने की कोशिश करें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, ब्राउन एल्गी का ब्राउन है, रेड एल्गी का रेड है। ठीक है, कुछ आपके ब्राउन एल्गी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए और सी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है थोड़े से ग्रीनिश दिखते हैं, ऑलिव ग्रीन से दिखाई देते हैं, पर मेजरली ब्राउन एल्गी आपके ब्राउन की अलग अलग शेड्स कैरी करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लोरोफिल ए सबके अंदर कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था। आपको क्या लिखना है फिर, बी, सी और डी एक सीक्वेंस के अंदर। ब्राउन एल्गी को ब्राउन बनाया कौन, फ्यूकोजेंथिन विच इज अ टाइप ऑफ जेंथोफिल, तो जेंथ वर्ड यहां पे आ रहा है, और आपका फाइकोएरिथ्रिन जो है रेड एल्गी को रेड बना रहा है। आपका फूड स्टार्च प्लस किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, आपका फूड स्टार्च प्लस कुछ के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर स्टोर होगा, ये बात हम लोगों को पता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सम आपका पाया जाएगा। आपका ब्राउन एल्गी में एमएल यानी लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्मेट में फूड स्टोर होगा, और यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में फूड स्टोर होगा, जो कि अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है स्ट्रक्चर में। सेल वॉल आपको पता लगी गई, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है ग्रीन एल्गी में, सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी है ब्राउन एल्गी में, सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी है रेड एल्गी में। मैं आपको लिखवा भी दूंगा। एंड यहां पर अगर आप फ्लैजेला का नंबर देखो तो 2 से 8 है, सारे बराबर है और एपिकल है। यहां पर 2 है, अनइक्वल है और लेटरल है, जो हमने पायरिफॉर्म गैमेट्स के अंदर बना के देखे, और रेड एल्गी के अंदर क्या है, आपके फ्लैजेला एब्सेंट है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, सिर्फ सेल वॉल को हमको यहां पर लिखना था इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। और एनसीईआरटी के भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अलोंग विद एग्जांपल्स, वो भी हम यहां पर लिखते रहेंगे, जिससे एक स्लाइड के अंदर ही हमारा काम हो जाए। आप क्योंकि पेज पर नोट्स बना रहे हैं तो आपका एक ही स्लाइड के अंदर काम। ग्रीन एल्गी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कितने पॉइंट्स हो गए, पहले तो वो समझते हैं। रिप्रोडक्शन सबके अंदर एक जैसा होता है, आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस देखने को मिलता है ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी में आपका स्पेसिफिकली ऊगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हो, तो जब आप ग्रीन से रेड की तरफ बढ़ रहे हो तो रेड वाला सबसे कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें आपके डेवलपमेंट जो है थोड़ी ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो ग्रीन और ब्राउन में नहीं है। ऑलराइट, सो अगर आप देखोगे तो क्लोरोफाइसी को प्यार से ग्रीन एल्गी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लांट बॉडी जो है ये यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर एग्जांपल ये लिखा है क्लासिकार एसयूवी। क्ला का मतलब क्या था, क्लेमाइडोमोनास, तो यूनिसेलुलर था, सबसे पहली स्लाइड में लिखवाया था आपको। जब फॉर्म्स ऑफ एल्गी की हम लोग बात कर रहे थे, वहां पे फिलामेंटस, यूनिसेलुलर, कोलोनियल, आपका प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, केल्प की जब बात हो रही थी तो हमने देखा था भाई यहां पर क्या है, आपका यूनिसेलुलर ये हो सकता है, यानी आपका क्लेमाइडोमोनास है। कोलोनियल की अगर आप बात करें तो वोल्वॉक्स है। फिलामेंटस की बात करें यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा है। सारे एग्जांपल्स हमने लिख तो रखे हैं, तो एक बार रिविजिट कर लेते हैं इस चीज को, है ना। ये भाई सारे के सारे एग्जांपल हमको पता तो है भाई। ये जो आपका क्लेमाइडोमोनास है, क्या ये यूनिसेलुलर है, बिल्कुल है। ये जो आपका वोल्वॉक्स है, क्या ये आपका कोलोनियल है, बिल्कुल है। इसकी कॉलोनी का नाम क्या है, इसकी कॉलोनी का नाम है आपका सिनोबियम। और ये जो है दोनों, क्या ये फिलामेंटस है, बिल्कुल है, हमें तो पहले से ही पता है ये आपके फिलामेंटस हैं, बिल्कुल है। यानी अभी तक की तो सारी चीजें हमको क्लियरली याद है, एनसीईआरटी में एक भी पॉइंट नया नहीं मिला है। ठीक है, और देख लेते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। भाई ग्रास ग्रीन कलर के होंगे, घास के कलर के, क्यों, क्योंकि इन पे क्लोरोफिल ए और बी है, ये भी हमें पता है ना। पिगमेंट जो है ये आपके क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। भाई क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही तो पाया जाता है, तभी तो दोनों के नाम के आगे क्लोरो क्लोरो है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जब हम क्लोरोप्लास्ट का आर्टिकल पढ़ रहे थे सेल में, तब भी हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग सेल्स में डिफरेंट हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास की आप बात करेंगे तो उसमें आपकी कैसी है, कप शेप है। आप जाइगोनिमा की बात करेंगे तो उसके अंदर आपका थोड़ा स्टार शेप सा अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ये रेटिकुलेट यानी डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, आपके सर्कुलर भी हो सकते हैं, आपके ओवल भी हो सकते हैं। हायर प्लांट्स में अच्छे खासे क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग शेप के। स्पाइरल भी हो सकते हैं, है ना, रिबन शेप भी हो सकते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज में डिफरेंट शेप्स देखने को मिलती हैं। दिस पॉइंट इज फ्रॉम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। तो ये बात हमें पता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। ज्यादातर मेंबर्स के अंदर वन या मोर देन वन स्टोरेज बॉडीज हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे थे,
पायरेनॉइड्स कह रहे थे, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। और पायरेनॉइड में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी सेंटर पे प्रोटीन, चारों ओर स्टार्च। ये भी हम लोगों ने लिख लिया था। कुछ एल्गी के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है, ऑयल ड्रॉपलेट है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया था। तो बस पायरेनॉइड का नंबर हमको लिखना है कि भाई 1 या मोर देन 1 आपका पायरेनॉइड जो है हमको देखने को मिलता है, जो कि हमने यहां पर क्या हो गया? क्लासी कार एसयूवी, क्लासी मतलब क्लेमाइडोमोनास, कार मतलब कारा, एसयूवी दैट इज पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, सारे के सारे एग्जांपल्स भी पहले से ही क्लियर है। सेल वॉल की अगर आप बात करें तो सेल वॉल जो है, इसकी अंदर वाली लेयर किसकी बनेगी? सेल्यूलोज की, और बाहर वाली लेयर किसकी बनेगी? पेक्टोज की। ये बात भी हम लोगों ने पहले ही लिख ली है, यानी सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन देखना रहता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ रिप्रोडक्शन बचता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी आपका? स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स कैसे है? फिलामेंटस, तो क्या उनकी बॉडी फिलामेंट्स या फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और फ्रेगमेंटेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपकी फ्रेगमेंटेशन से होती है? बिल्कुल होती है ना। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आपके वेजिटेटिव स्पोर्स भी यहां पर बन सकते हैं, जिनके नाम आपको याद नहीं करने होते। असेक्सुअल स्पोर्स के ही नाम याद करने होते हैं, बट आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कुछ वेजिटेटिव स्पोर्स से हो सकती है, जो बहुत रेयर है। ज्यादातर आपका फ्रेगमेंटेशन से ही होता है काम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका जूस्पोर से होगा। सबसे कॉमन कौन है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जूस्पोर है। इनसे आपका काम होगा, जो कि बनते किसमें है? जूस्पोरेंजिया में। हमने फंगस के केस में भी देखा था कि स्पोर्स जिस थैले में स्टोर होते हैं ना बनके, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। जैसे एस्कोस्पोर कहां बन रहे थे? एस्कस के अंदर। बेसिडियोस्पोर्स कहां बन रहे थे? बेसिडियम के अंदर। तो ये जो एस्कस और बेसिडियम है, देवर बेसिकली स्पोरेंजिया, है ना। तो यहां पर आपका जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो यहां पर आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी या ओगैमस भी आपको देखने को मिलता है। तीनों टाइप का आपको देखने को मिलता है। सो इफ यू वांट टू मेक वन मोर स्लाइड स्पेसिफिकली फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर सम, अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? डॉटर कॉलोनी, है ना। डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, ये क्या हो गया भैया? ये आपका वॉलबॉक्स नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? वॉलबॉक्स हो गया, कॉलोनियल, बिल्कुल फुटबॉल जैसी कॉलोनी है यहां पर। ये आपका यूनिसेलुलर क्या हो गया? क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना। और यहां पर आपका कप शेप क्या प्रेजेंट होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और 2 फ्लैजेला आपके इक्वल देखने को मिलते हैं यहां पर, एपेक्स से जो निकल रहे हैं। तो आपका ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा था 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और एपिकल होते हैं, तो वो बात करेक्ट है। ये आपका क्या है भैया? ये आपका कारा है ना। तो क्लासिक कार एसयूवी में हमने 5 एग्जांपल देखे थे, उनमें से 3 की तो हमने फोटो भी देख ली। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। ब्राउन एल्गी को ब्राउन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए और सी तो प्रेजेंट है ही, इसके अंदर कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल भी है। और ज़ेंथोफिल में सबसे इंपॉर्टेंट ज़ेंथोफिल कौन सा है इसके अंदर? आपका फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। तो इसका कलर ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है, ग्रास ग्रीन से हटके, और ज्यादातर का वेरियस शेड ऑफ ब्राउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यूकोजेंथिन। जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा उतना डार्क ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। जितना कम फ्यूकोजेंथिन होगा उस पर क्लोरोफिल ए और सी फिर हावी पड़ जाएंगे और आपका हरा कलर प्रदान करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपका ग्रीन एल्गी जितना हरा नहीं होगा, ग्रास ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल बी की प्रॉपर्टीज अलग है जो ग्रीन एल्गी में था, क्लोरोफिल सी की प्रॉपर्टीज अलग है, तो आपका थोड़ा हल्का ग्रीन कलर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरीली मैराइन हैबिट में पाए जा रहे थे। मैंने आपको बताया था भाई, अगर आप ग्रीन एल्गी से रेड एल्गी की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स रेड एल्गी की साइड कैसे देखने को मिलेंगे? मैराइन, है ना। और ग्रीन एल्गी में ज्यादातर आपके फ्रेश थे, और मैराइन और ब्रैकिश में भी आपके कम कम ठीक ठीक प्रेजेंट थे। तो ब्राउन एल्गी की आप बात करें तो मैराइन और ब्रैकिश थे ज्यादातर, है ना। और रेड एल्गी में एकदम ही ज्यादातर मैराइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। तो यहां पर साइज में आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमें एल्गी अभी तक सुनने को मिला, केल्प, जो बाकी एल्गी से एकदम हटके था, 100 मीटर जिसकी लेंथ थी, वो आपका एक्चुअली ब्राउन एल्गी का मेंबर है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा वेरिएशन यही आएगा।
अगर आपका ग्रीन एल्गी की आप बात करें, एक एल्गी आपका छोटा सा है, एक उससे थोड़ा ही बड़ा है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आई। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक एल्गी आपका बहुत छोटा है और एक 100 मीटर का है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को मिला। इसलिए कहा गया है कि बहुत वेरिएशन यहां पर है। अगर आप देखोगे एक्टोकार्पस को, तो DLF-ES जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे ब्राउन एल्गी के, उसमें ई का मतलब है एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस जो है ये आपका सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब फिर वही बात है, आपका फ्रेगमेंटेशन शो कर सकता है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस मतलब कुछ ऐसा है ना, सिंपल ब्रांचिंग है यहां पर, और आपके फिलामेंटस हैं ये, यानी इनके छोटे छोटे टुकड़े आप बीच बीच में से कर सकते हैं। इस तरीके के फिलामेंट्स यहां पर देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल फिलामेंटस आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसका, एक्टोकार्पस का। लेकिन अगर आप बात करते हैं केल्प की, तो ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। अगर आप बात करते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड केल्प की, तो ये जो है आपका 100 मीटर की हाइट तक भी पहुंच सकता है। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। एक पॉइंट बस हमें नया मिला कि आपका सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है क्या, एक्टोकार्पस, जिसकी शक्ल हमने कुछ ऐसी बनाई। तो आप चाहो तो इसको सप्लीमेंट कर सकते। फूड जो है किस फॉर्मेट में स्टोर है, मैंने आपको ml बताया था, तो लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्मेट में फूड आपका स्टोर होगा। अगर आप देखोगे तो जो वॉल है वो सेल्यूलोज की प्रेजेंट होगी, इसके ऊपर एक कवरिंग है, जिलेटिनस कोटिंग है किसकी, एल्जिन की। तो एल्जिन का एडिशनल कोट यहां पर हमको देखने को मिलता है। तो अगर आप सेल वॉल की बात करोगे तो यहां पर आपको जिलेटिनस कोट देखने को मिला किसका, एल्जिन का, है ना। जिलेटिनस कोट आपको देखने को मिला एल्जिन का, जो कि एक हाइड्रोकोलॉइड है। तो हमें पहले से पता है ब्राउन एल्गी ही बना रहा था। AB कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स थे जिससे हमने ये चीज याद करी थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। हमें पता है भाई प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है सेंट्रली लोकेटेड होता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। जब हम सेल पढ़ रहे थे, जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, हमने प्लांट और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंसेस को नोट किया था कि आपका जो प्लांट था उसमें 4 चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंट है फ्रॉम एनिमल सेल्स। मोटे मोटे 4 डिफरेंसेस थे, जिसको हमने 4C प्रिंसिपल से याद किया था। 4C प्रिंसिपल मतलब ऐसे 4C लिखे थे हमने, है ना। पहला C कहता है सेल वॉल। तो सेल वॉल अगर आप देखोगे तो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर कैसे डिफरेंस कॉज करती है भाई। सेल वॉल जो है ये आपके प्लांट में तो प्रेजेंट थी, एनिमल में एब्सेंट थी। दूसरा जो है आपका यहां पर C, ये था आपका क्लोरोप्लास्ट। भाई अगर प्लांट आपका खाना बना रहे हैं तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, एनिमल में आपका एब्सेंट होगा। तीसरा जो C है ये क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, यानी बहुत बड़ा सा वैक्यूल सेंटर पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस को एक कोने में धक्का मार देगा। तो ये किसमें पाया जाएगा, प्लांट में। प्लांट में आपका बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। कुछ प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल कैन इवन ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 90%, कि पूरे सेल में 90% जगह तो सिर्फ वॉल्यूम ही, वैक्यूल ही घेर के बैठा है। एनिमल सेल्स में बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल, सेंट्रली लोकेटेड नहीं होते। और चौथा C जो है ये आपका एनिमल के फेवर में है, इसे आप कहते हैं सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ये आपका एनिमल सेल डिवीजन में काम आते हैं, जो कि हमने देखे थे इन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। ये आपके एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में एब्सेंट होते हैं। तो 4C प्रिंसिपल हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि सेंट्रल वैक्यूल किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। और न्यूक्लियस आपका, क्योंकि सेंटर पे वैक्यूल है तो न्यूक्लियस कहां खिसक जाएगा, आपका कोने में खिसक जाएगा। भाई अगर आप एक सेल बना रहे हो, ये आपका एक सेल है, स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, अगर आप देखोगे तो प्लांट बॉडी जो है इस एल्गी की, इस ब्राउन एल्गी की सबस्ट्रेटम से, यानी किसी भी जमीन से, किसी भी पत्थर से कैसे जुड़ी हुई है, होल्ड फास्ट से। अब नाम क्या है, होल्ड फास्ट। तो रूट आपके प्लांट को होल्ड करवाती है सॉइल के ऊपर। तो होल्ड फास्ट भी क्या करा रहा होगा, यही करा रहा होगा। तो ये आपका क्या है, होल्ड फास्ट है। तो ये कैसा आपका काम करेगा, रूट लाइक करेगा। तो होल्ड फास्ट अगर आप देखो तो ये कैसा है, रूट लाइक है, बिल्कुल। अगर आप देखो स्टाइप, स्टाइप का मतलब होता है डंडी। तो यहां पर आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी का। इसकी जो डंडी है ये क्या हो जाएगी, ये जो स्टाइप है इसकी जो डंडी है
ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेम लाइक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एंड आपका फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड का मतलब आपका बड़ा फैला हुआ स्ट्रक्चर। ये जो बड़ा फैला हुआ स्ट्रक्चर है क्या ये लीफ की तरह काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा फ्रॉन्ड। क्या ये लीफ की तरह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो फ्रॉन्ड है ये आपका क्या है लीफ लाइक। ये ट्रू लीफ नहीं है लेकिन लीफ लाइक है। ये आपका जो टाइप है ये ट्रू स्टेम नहीं है बट ये स्टेम लाइक है। आपका ये जो होल्ड फास्ट है ये आपका रूट नहीं है एक्चुअल में, पर ये रूट लाइक है ना। तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? आपको होल्ड फास्ट देखने को मिला जो कि अटैचमेंट में हेल्प करेगा सबस्ट्रेटम से। एक स्टॉक है यानी एक डंडी है जिसको स्टाइप कहा जाएगा। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस करने वाला जो ऑर्गन है इसको हम लोग फ्रॉन्ड बोल रहे होंगे। तो ये इसकी एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लीफ जैसे काम करेगा, ये स्टेम जैसे, ये आपके रूट जैसे। जो भी रूट के काम होते हैं अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, वो आपका काम ये करेगा। फोटोसिंथेसिस का काम ये करेगा। आपका स्टेबिलिटी और आपका एक जगह पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? आपका स्टाइप करेगा। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। भाई रिप्रोडक्शन में अगर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करो तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, क्योंकि आपका एक्टोकार्पस कैसा था? लास्ट स्लाइड के अंदर देखो, आपका फिलामेंट, ये आपका फिलामेंटस है। तो यहां से क्या फिलामेंट्स आपके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो है क्या ये फ्रेगमेंटेशन से नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। तो यहां पे बहस की बात नहीं है कि भाई फिलामेंटस है तो आपका फ्रेगमेंटेशन करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप देखो तो जूस्पोर से होगी जिसमें आपके 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे। भाई ग्रीन एल्गी के अंदर तो जो आपके स्पोर्स थे है ना, उनमें क्या हो सकता है 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, इक्वल एंड एपिकल। यहां आपका 2 ही फ्लैजेला होंगे पियर शेप स्पोर के ऊपर, जो कि हम लोगों ने बनाया था डायग्राम के अंदर। और इसमें 2 फ्लैजेला होंगे अनइक्वल और दोनों के दोनों लिटरली प्लेस्ड होंगे, साइड्स में निकले हुए होंगे। ये भी हमने बना लिया था, इसको एक और बार हम लोग देख लेंगे। When it comes to sexual reproduction तो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी, oogamous भी, है ना। जो गैमीट है कहां पर आकर फ्यूज होंगे? वाटर में होंगे, क्योंकि एक्वेटिक है, मैराइन वाटर में रहते हैं। तो या तो आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फीमेल गैमीट भी वाटर में रिलीज कर दिया जाए, मेल गैमीट भी वाटर में रिलीज कर दिया जाए और वो वाटर में ही फ्यूज कर ले, ये हो सकता है। या फिर आपका मेल गैमीट जो है, अगर आपकी oogamous कंडीशन है तो फीमेल तो स्टैटिक है, वो तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता गैमेट, वो तो बड़ा है साइज में। मेल गैमेट पास आ सकता है आपका फीमेल गैमेट के, और oogoनियम के अंदर ही, जहां पे आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, उस oogoनियम के अंदर ही क्या हो सकता है? आपका फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो गैमेट और स्पोर दोनों कैसे थे? आपके पायरीफॉर्म थे, पियर शेप थे, और आपका वही 2 फ्लैजेला थे। तो स्पोर और गैमेट दोनों के लिए मैंने वहां पर बात बता दी थी कि आपका किस तरीके से फ्लैजेला अटैच है। अगर आप DLF-ES की बात करें तो D का मतलब क्या है आपका? डिक्टियोटा। L का मतलब क्या है आपका? लेमिनेरिया, जो कि हमने देखा था आपका एडिबल भी है ना। तो हमने 3 स्पीसीज के नाम पढ़े थे आउट ऑफ 70 मेराइन स्पीसीज ऑफ एल्गी, जिसको आप खा सकते हो। LPS, लेमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम। ठीक है, तो यहां पर डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है और सार्गासम है। एंड ES का मतलब क्या है? एक्टोकार्पस, जो हमने पहले ही देख लिया, आपका सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म। एंड आपका फ्यूकस, जो हमने आपका oogamous कंडीशन के अंदर पढ़ा था वॉल्वॉक्स के साथ एग्जांपल, वो यहां पर आ जाता है। ऑलराइट, सो ये वो चीजें हैं जो हमको समझनी थी। तो स्ट्रक्चर हमने यहां पर देख लिया। अगर आप रिप्रोडक्शन के बारे में चाहो तो यहां पर सप्लीमेंटेशन कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहो तो यहां दिस इज अ पर्टिकुलर डायग्राम विच यू नीड टू लुक ओवर, है ना। ये आपका फ्रॉन्ड है यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टाइप है, डंडी यानी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका होल्ड फास्ट है यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका डायग्राम जो है ये किस चीज का है? ये आपका डायग्राम जो है ये किस चीज का है? आपका लेमिनेरिया का है, लेमिनेरिया का है। ठीक है, इसमें अच्छा खासा फ्रॉन्ड है यानी लीफ का पार्ट ज्यादा है जिसमें खाना बनता है, तो आप इसको इसीलिए खा पा रहे थे लेमिनेरिया, सार्गासम, पोरफायरा को, क्योंकि यहां पर आपका बहुत अच्छा खासा पार्ट जो है देखने को मिलता है कि जहां पर फूड स्टोर हो रहा है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज ऑफ डिक्टियोटा। सर आपने याद कैसे किया?
दोस्त हर बात जो है ना आपको कुछ सिखाती है, बहुत इजीली समझने की कोशिश किया करो हर चीज को, एंड ट्राई टू लिंक द कंसेप्ट्स। मैंने आपको अभी क्या बताया, ये बात आपको सोचना सिखाएगी। लैमिनेरिया, पोरफायरा और सार्गासम आपको पता है कि खाने पीने की चीजें थी, यानी इनमें लीफ सबसे बड़ी होनी चाहिए। यहां पे सबसे बड़ी लीफ आपको किसमें देखने को मिल रही है ना, फुल फ्लेजेड सबसे बड़ी लीफ आपको यहां देखने को मिल रही। तो ये आपका लैमिनेरिया होगा, जो कि हमें पता है खाने का है। डिक्टेयोटा में एक वर्ड आ रहा है डाई, है ना। अगर आप डिक्टेयोटा की स्पेलिंग देखो तो डिक्टेयोटा, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, किसी किताब में नहीं है, लिखा ही नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप एक किताब में ये बात लिखी दिखाओगे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। डिक्टेयोटा में, क्योंकि ये बातें मैंने खुद ने बनाई है अपने लिए। डिक्टेयोटा में एक वर्ड आ रहा है डाई। आप कोई भी ब्रांच उठा के देख लो, यहां पर आपको दो भागों में फटती हुई दिखाई देगी, और दो को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाई। यहां पे देख लो, ये ऊपर गई, दो भागों में फट गई, ये ऊपर गई, दो भागों में फट गई, ये ऊपर गई, छोटे छोटे दो भागों में फट गई, यहां पे छोटे छोटे दो भागों में। एनसीईआरटी को डिटेल में देखोगे, सब आपका वी फॉर्म स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सब आपका दो भागों में फट रहे हैं। यहां से दो भागों में फट रहा है, यहां से दो भागों में, 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 नीचे से ऊपर तक किसी भी लेवल पे देख लो आप, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, है ना। स्टार्टिंग से देखो, यहां से क्या है, दो भागों में फटा, बिल्कुल फटा। यहां से क्या है, आगे चल के दो भागों में फटा, बिल्कुल। यहां से आगे चल के दो भागों में फटा, बिल्कुल। यहां से आगे चल के दो भागों में फटा, बिल्कुल। यहां से आगे चल के दो भागों में फटा, बिल्कुल। कोई मेरे को डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि इसका नाम बताओ, क्या मैं सीधा देख के नहीं बता दूंगा कि इसमें डाई वर्ड आना चाहिए, डिक्टेयोटा है? बिल्कुल बता दूंगा। क्या इसके लिए मुझे दिमाग खर्च करने की जरूरत है? क्या मुझे इस स्ट्रक्चर को देख के कभी जीवन में याद रखने की जरूरत है? कभी भी नहीं, बिकॉज मैंने इसको अपने तरीके से समझा है। और यही है, जब आपको याद करने की चीजें बहुत सारी दी जाती है ना, अब इसमें क्या ही समझोगे, बट फिर भी आप कुछ निकाल लो कंसेप्ट। दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन। जैसे लेमिनेरिया, आप रट्टा मार सकते हो कि हाँ भाई एक बहुत बड़ा सा दिखने को मिलेगी चीज, वो लेमिनेरिया है, पर आपको जब 3-4 डायग्राम दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे और भी डायग्राम है जो हो सकता है ऐसे दिखाई दे रहा हो, भाई इसमें भी खूब बड़ा पत्ता है ना। तो अब आप समझ नहीं पाओगे कि भाई क्या चक्कर है। तो आपको अपने हिसाब से कंसेप्ट तैयार करने पड़ेंगे। ब्राउन एल्गी के अंदर आपने फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट पढ़ा था, तो वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पत्ता है, स्टेम है, रूट है। पत्ते लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका ब्राउन एल्गी के अंदर आ जाएगा। फ्यूकस है अगला आपका एग्जाम्पल। फ्यूकस कैसे याद किया भाई? इसके अंदर ना आपके एयर वेसिकल्स पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे, हवा भरी होती है इनमें। अब हवा भरी है और आप इसको छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? फुस हो जाएगा। भाई हवा है, इसको फोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? फुस हो जाएगा ना। फुस की स्पेलिंग देखो, FUS है बहुत फनी, बट काम करता है एग्जामिनेशन में, कि मैंने खुद ने भी तो किया है ना यार। रटने की चीजें ऐसे ही पढ़ूंगा, साइंटिस्ट आदमी हूं भाई, लैब के अंदर जो काम किया है, जो चीजें करके देखी हैं, वो तो मैं एकदम बता सकता हूं। तुम मेरे से PCR पूछो तो मैंने मशीन चलाई है यार, PCR। तुम अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछो, मैंने करके देखा है जीवन में, 100, 200, 500 बार करके देखा है मैंने। SDS पेज करके देखा है, राइट। तो जो मशीनें हम लोगों ने देख ली, उनमें तो कोई। अब आते हैं आपके रेड एल्गी। अब देखो सिंपल, ये आपके बहुत सारे कांटे जैसे स्ट्रक्चर हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर यहां पे, और बहुत सारे हैं, है ना। कांटे जैसे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे का मतलब पॉली। कांटे जैसा स्ट्रक्चर मतलब साइफन, साइफन मतलब कांटा होता है, या फिर आपका कोई चुभने वाली चीज, छोटी सी पतली और लंबी चीज, तो क्या इसका नाम पॉलीसाइफोनिया होगा? क्या मैं याद करने की कोशिश करूंगा इसको? कभी जीवन में मैं इसको इतना महत्व दूंगा कि मैं इसका नाम याद करूं? मैं नाम बनाता हूं भाई, हम नाम बनाते हैं, है ना। जारवेस आर्मी के लोग ऐसे थोड़ी यार, कुछ भी कोई इतनी छोटी चीज हमें परेशान कर देगी क्या? ये आपका पोरफायरा है, क्योंकि हमने याद किया था एग्जाम्पल PG। तो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया दोनों यहां पर हमें देखने को मिल गए, है ना। ये है आपकी भाई NCERT रेड एल्गी। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब रोडोफाइसिका मतलब रेड एल्गी है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट है R-फाइकोएरिथ्रिन। और ज्यादातर जो रेड एल्गी है ये आपके मेराइन है, क्योंकि हम फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको पता है बढ़िया तरीके से। यहां पे तो आपके बहुत अच्छे खासे मेराइन ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ये आपके, है ना, वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। रेड है तो आप इजीली समझ सकते हो कि भाई वार्मर एरियाज में पाया जाएगा। रेड को हम एक्चुअली गर्म चीजों से ज्यादा लिंक करके समझ पाते हैं। जब लोहा तपता है तो लाल हो जाता है, राइट। गर्म होता है तब लाल होता है। तो वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। और अगर आप ओशन की बात करोगे तो वेल लाइटेड जो रीजन्स हैं, यानी सरफेस जो है ओशन का, उसमें भी ये देखने को मिलेंगे। प्लस ये आपके ग्रेट डेप्थ के अंदर भी मिलते हैं, यानी बहुत अंदर ओशन के बहुत कम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वहां भी आपको रेड एल्गी देखने को मिलेगी।
क्योंकि अगर ये रेड कलर के हैं तो अपना काउंटर पोर्शन जो है ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर आप विबग्योर लिखो, तो विबग्योर अगर आप लिखोगे तो आपको पता है आप इस साइड जब चलते हो स्पेक्ट्रम के, है ना, ये आपने इंद्रधनुष के 7 कलर लिख दिए आपके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब आप ऐसे चलते हो तो यहां पे क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ है। और जब आप ऐसे चलते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाती है। तो अगर कोई रेड एल्गी है तो वो एब्जॉर्ब कौन सा करेगा, अपना काउंटर पार्ट, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहां पे कम होती जा रही है ना, यहां पे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो ये आपका क्या है, थोड़ा ब्लू कलर के आसपास एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत बढ़िया पेनिट्रेट कर सकता है आपका डीपर रीजन्स ऑफ ओशन में। तो आपको ये बाहर भी देखने को मिलेंगे, आपके ओशन के सरफेस पे भी, अंदर भी आपको खूब देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, रेड थैलस जो है, रेड एल्गी की जो बॉडी है, ये आपकी ज्यादातर एल्गी की मल्टी सेल्यूलर है। यानी आपको ग्रीन एल्गी में तो तब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। रेड एल्गी में लगभग सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, क्योंकि एडवांस हो गए ना। अब हम ग्रीन एल्गी से रेड एल्गी की तरफ चल रहे हैं, तो हम सिंपल से एडवांस की तरफ चल रहे हैं, तो यहां पे ज्यादातर मल्टीसेलुलर हो गए, है ना। तो इनमें से काफियों की कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, अच्छी खासी यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। फूड फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में आपका स्टोर किया जाता है, जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर था, यह हमें पता है। रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, वेजिटेटिव। अगर आप बात करें यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो स्पोर्स होंगे लेकिन नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि हमने बताया था रेड एल्गी के अंदर आपके फ्लैजेला एब्सेंट है। और सेक्सुअली भी अगर होगी तो आपकी नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू आपकी होगी, है ना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका oogamous होता है यहां पर, एंड अकंपनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अच्छा खासा डेवलपमेंट यहां पर होगा। यहां पर क्या होता है, फीमेल जो है वो आपकी स्टैटिक होगी, oogamous कंडीशन है, और मेल क्योंकि यहां पर फ्लैजेला नहीं है, बट इट कैन बेसिकली स्विम वाया सम अदर मीडियम, और उसके थ्रू वो आपका यहां पर पहुंचता है कहां तक, फीमेल तक, और उसके oogonia के पास आकर के वो फ्यूजन कर लेता है। क्योंकि इसके पास खुद का फ्लैजेला नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे oogamous लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उसको एक्सटर्नल एजेंट स्विम कराते हैं। हालांकि ये बात थोड़ी मिसलीडिंग है, बट स्टिल ठीक है, क्योंकि यहां पर दो बातें अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी की एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। पहले लिखा हुआ है कि आपके गैमीट और जो आपके स्पोर्स है ये यूजुअली आपके नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। पर यहां पर एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जो आपके स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं होता। अगर आप गैमीट देखोगे देन देयर आर सम स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी विच कंटेन्स फ्लैजेला, ठीक है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पोर और गैमीट में अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। जब बात हो रही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो स्पोर है यहां पर वो नॉन मोटाइल है, लेकिन आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous कैसे हो रही है कि आपका एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू तो वो स्विम करके आ ही सकता है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें आपका फ्लैजेला भी देखने को मिलता है, तो oogamie यहां पर हो जाती है बहुत प्यार से। पीजी इनके एग्जाम्पल थे, यानी पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। पीपीजीजी भी बोल सकते हो, जीजीपीपी भी बोल सकते हो, जैसे याद करना है आपको वैसे आप याद कर सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamous है, फ्लैजेला यहां पर स्पोर के अंदर है नहीं। फ्रेगमेंटेशन से आपका क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका एडवांस्ड टाइप ऑफ एल्गी है, ठीक है। तो यहां पर